हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ ईएम वेव्स। छोटा चैप्टर है, थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा हैं इस चैप्टर में और थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं। तो फॉर्मूले याद रखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर के, मतलब कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है। ईजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो ईएम वेव्स क्या होती हैं ये हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 11th क्लास के एक चैप्टर में लिया था विच इज़ रेडिएशन। तो हमने बात की थी वहाँ रेडिएशन में कि रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ईएम वेव्स इज एक्चुअली नथिंग बट लाइट। लाइट को ही हम मतलब ईएम वेव्स को ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइट बोलते हैं। अब ईएम वेव्स लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एंटिटी होती है, डिफरेंट टाइप की ईएम वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आपको याद हो ये निमोनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिग्सू वाइमर, दिस इज द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर याद हो ये मैंने रेडिएशन में भी कराया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। G स्टैंड्स फॉर गामा रेज, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेज, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, V स्टैंड्स फॉर विजिबल रेज, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स एंड R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स। तो गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हुए वेवलेंथ जो है वो घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। मतलब गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो की सबसे कम होती है। गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो हमने मैकेनिकल वेव्स में भी बात की है वो भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, तो उसका भी कुछ चीज़ें आएंगी थोड़ी बहुत। तो ये जिग्सू वाइमर, ये याद रखना है पहली बात। इनकी अप्रॉक्स वेवलेंथ की वैल्यूज भी याद रखनी है कि वेवलेंथ की वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली, जैसे विजिबल रेंज की होती है 4500 से 7500 के बीच करीब करीब। अल्ट्रावायलेट की होती है 100 एंगस्ट्रॉम से करीब करीब 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4500 एंगस्ट्रॉम तक। फिर एक्सरेज की होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। गामा की होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम। इंफ्रारेड की होती है 7500 से लेकर करीब फ्यू माइक्रोमीटर तक, 10⁻⁻6 तक, करीब 10⁻⁻7-6 तक। माइक्रोवेव्स माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मिलीमीटर रेंज की, और फिर रेडियो वेव्स सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर रेंज की। तो ये ईएम वेव्स हैं। इनका पूरा अलग अलग ईएम वेव्स का आपको टेबल बना हुआ मिल जाएगा इन एनसीईआरटी, जिसमें आपको अलग अलग ईएम वेव्स के यूजेस और फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी हैं। वो मैं दिखा दूंगा आपको स्नैपशॉट में। तो लेकिन ये याद रखना है आपको, ये ऑर्डर खासकर याद रखना है, और ये फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की रेंज करीब करीब याद रखनी है। नाउ ईएम वेव्स पैदा कैसे होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स के बारे में सबसे पहले बात की, थियोरेटिकली बात की मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल को ये ऑब्जर्व हुआ कि ईएम वेव्स पैदा होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रही हैं। इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंजिंग विद टाइम, देन द एनर्जी कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, इट मस्ट ट्रैवल। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया जरा समझते हैं इस बात को। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है जो मैक्सवेल ने की, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उन्होंने जो एम्पियर्स लॉ था उसको मॉडिफाई किया, उसमें जो गलती थी वो पता की। तो क्या था एम्पियर्स लॉ, जरा एक बार फिर से देखें। एम्पियर्स लॉ हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। मैग्नेटिज्म जो चैप्टर था उसमें एम्पियर्स लॉ की बात की थी कि एम्पियर्स लॉ होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन। ये हमने बात की थी वहां पे एम्पियर्स लॉ, और इसकी मदद से हमने बहुत सारी चीज़ें डिराइव भी की थी। मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग सिस्टम्स की मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव भी की थी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन, इस फॉर्मूले की मदद से। अब ये एम्पियर ने निकाला था और उनके नाम पे एम्पियर्स लॉ है। लेकिन मैक्सवेल को इसमें एक गलती दिखी। इसके अलावा और लॉज भी थे, ऑब्वियसली गॉस लॉ है, फैराडेज लॉ है, लेकिन एम्पियर्स लॉ में एक गलती नजर आई मैक्सवेल को। क्या वो गलती थी जरा समझते हैं। तो ये जो करंट है यहाँ,
ये आई इन जो है करंट जो है ये dq/dt डिफाइंड होता है, ये हमने बात करी है करंट में, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मैक्सवेल ने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इमेजिन करिए एक इस तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इमेजिन करिए कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ऐसे सर्कुलर कैपेसिटर प्लेट्स हैं, और ये ऐसे दो प्लेट एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं इस तरीके से, ये यहाँ से वायर है, अब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। नाउ जैसे ही आप इसका स्विच, अभी ये कैपेसिटर्स अनचार्ज्ड हैं, नाउ जैसे आप ये स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ करंट बहने लगेगा, ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वगैरह में डिटेल में पढ़ी है हमने बात, कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ करंट बहने लगेगा। तो जो करंट बहेगा वो हमने निकालना भी सीखा है, अगर याद हो आपको, वी हैव डिराइव्ड इट, मतलब वो हमने निकालना सीखा है डिटेल में कि करंट कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो किसी जनरल टाइम पे स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, और यहाँ एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नाउ अगर हम यहाँ पर ये जो वायर्स हैं इनमें तो करंट बह रहा है, कन्वेंशनल करंट जो हमारा करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बहता है dq/dt, वो करंट इन वायर्स में बह रहा है। नाउ अगर मैं एक लूप इमेजिन करूं, एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए कुछ इस तरीके से एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करूं। अब ये जो मैंने लूप ड्रॉ किया है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये एम्पीरियन लूप को देखेंगे ध्यान से, तो ये एम्पीरियन लूप अगर है, यहाँ ये करंट जो है ये एंटर कर रहा है और ये इसको फिर लीव कर रहा है, ये एम्पीरियन लूप मैंने इमेजिन किया, तो यहाँ ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। नाउ इस एम्पीरियन लूप मैं अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाना चाहूं तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज म्यू नॉट इंटू IN। ये IN जो होता है दिस इज करंट क्रॉसिंग द एरिया, करंट क्रॉसिंग द एरिया इनक्लोजिंग द लूप, इनक्लोजिंग द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप को इनक्लोज करता हुआ जो एरिया है उस एरिया को कट करने वाले करंट को IN बोलते हैं। नाउ यहां पर अगर ये मेरा एम्पीरियन लूप अगर मैं इमेजिन करूं तो इसका इनक्लोजिंग करंट, इनक्लोजिंग एरिया मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि ये इनक्लोजिंग एरिया है इस लूप का, एरिया इनक्लोजिंग द लूप, एरिया इनक्लोज्ड इन द लूप एक्चुअली। तो ये लूप का ये इनक्लोज्ड एरिया है, तो ये करंट इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट अगर आई है तो इसमें अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो इसके इस लूप का क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा म्यू नॉट इंटू I, ठीक हो गया। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि अगर मैं एरिया लेना चाहता हूं, एरिया अगर मैं इमेजिन करना चाहता हूं इनक्लोजिंग एरिया, तो जरूरी नहीं है कि यही एरिया इनक्लोजिंग हो इस लूप का। जैसे कि इस लूप का मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये अगर लूप है मेरा, ये अगर लूप है तो इस लूप का मैंने जैसे अभी हमने बोला कि ये इनक्लोजिंग एरिया है, ये एरिया इस लूप की बाउंड्री के अराउंड ये एरिया है एक तरीके से। लेकिन उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि यही एरिया इनक्लोजिंग हो। अब जैसे ये एरिया है, ये अगर मैं हेमिस्फीयर टाइप इमेजिन कर लूं, स्फीयर टाइप, तो ये जो एरिया है इसके लिए भी ये जो लूप है ये इनक्लोजिंग एरिया हो जाएगा, एक तरीके से इनक्लोज्ड एरिया हो जाएगा इस लूप का, क्योंकि इस एरिया की बाउंड्री पे ही तो ये लूप है। तो ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, मतलब इसको A बोल दूं, इसको A' बोल दूं, तो A भी इसका इनक्लोज्ड एरिया है और A' भी इसका इनक्लोज्ड एरिया है, बोथ आर इनक्लोज्ड एरिया। तो यहां पर अगर ये मेरा एम्पीरियन लूप है तो ये मेरा एरिया है, तो अगर एरिया ऐसे इमेजिन करें, ये कर सकते हैं एरिया इमेजिन, तो अगर ये एरिया इमेजिन करूं मैं तो फिर उस केस में करंट क्रॉसिंग कितना होगा।
इस एरिया को, क्योंकि आई एन होता है करंट क्रॉसिंग द एरिया इनक्लोज इन द लूप, तो ये एरिया को, क्योंकि इन दोनों एरिया में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों को आप इनक्लोजिंग एरिया बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के बिल्कुल बाउंड्री में ये लूप बन रहा है। तो ये जो एरिया है दिस इज इनक्लोजिंग लूप, ये इनक्लोजिंग जो लूप है, तो ये पूरा लूप जो है ये भी और ये भी दोनों ही इनक्लोज लूप बोले जा सकते हैं। तो ये वाले एरिया के थ्रू तो करंट है, लेकिन ये वाले एरिया के थ्रू करंट नहीं है। तो यहां पर अगर देखेंगे, यहां कोई करंट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इस वाले एरिया पे मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी म्यू नॉट इंटू 0। अब यहां पर दिक्कत यह है, बी डॉट डी एल तो सेम होगा क्योंकि लूप तो सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों केसेस में सेम नहीं है। मतलब अगर आप एरिया अलग अलग ले रहे हैं तो फिर जो आई इन है वो सेम नहीं आ रहा है, इस एरिया का आई इन अलग है और इस एरिया का आई इन अलग है। तो ये गलती निकाली एक तरीके से एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने ये बोला, इसका सोल्यूशन जो दिया उन्होंने ये बोला कि ये जो आई इन है ये केवल डी क्यू बाई डी टी नहीं है, जो करंट है वो एक्चुअली दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इन्होंने एक तरीके से नया टर्म इंक्लूड किया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज करे। ये कन्वेंशनल करंट जो है दिस इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज कन्वेंशनल करंट, बट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे समय के साथ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलती है तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम देते हैं, देन वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज कर रही है तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने ये बोला कि current produces electric field but changing electric field current produces magnetic field but changing electric field also produces magnetic field। तो यहां पर से जो नई चीज उन्होंने इन्वॉल्व करी और जिसको बाद में बोला गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्योंकि एम्पियर लॉ में उन्होंने एडिशन किया। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो है एक तरीके से कंप्लीट एम्पियर्स लॉ, वो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई एन। अब आई एन में आ जाएगा कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट होता कितना है वो उन्होंने पता लगाया कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर देखेंगे वो यहां से भी डिराइव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेशन होता है। सबसे पहले समझेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। Conventional current is due to flow of charges and displacement current is due to changing electric field। मतलब एक तरीके से उन्होंने बोला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी प्रोपोगेशन होगा, जैसे करंट में एनर्जी प्रोपोगेशन होता है। करंट जब बहता है तो इसका मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तब भी when electric field is changing then also there is propagation of energy, और उस एनर्जी के प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है वो समझेंगे। तो इसी इन दो एरियाज को ही लें तो यहां पर इस केस में यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल वायर के अंदर है, वो वही करंट को पैदा कर रही है एक तरीके से। तो उसका एरिया बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मतलब ये एरिया, वायर का एरिया बहुत कम है। तो यहां पर जो करंट है वो केवल आई है विच इज डी क्यू बाई डी टी। तो अब इस वाले केस में ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर से कोई भी आई मतलब कन्वेंशनल करंट क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई चार्ज यहां क्रॉस नहीं कर रहा है इसको, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर ये हो जाएगा कन्वेंशनल करंट इज 0 बट देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये और ये जो कन्वेंशनल करंट है, मतलब ये वायर में जो कन्वेंशनल करंट बह रहा है और यहां प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट बह रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट
कितना होगा ये जरा समझेंगे। तो यहां पर अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, अगर इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अगर याद हो ये आपको, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहां पर से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया जो आएगा इट विल बी फाई ई। फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू ई नॉट इज इक्वल टू क्यू। तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ई नॉट तो कांस्टेंट है। नाउ डी क्यू बाई डी टी इज कन्वेंशनल करंट विच इज आई एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो है ई नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आई के बराबर आ रही है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ई नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। तो यहां से एक फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर लिया, जो आपको याद रखना है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, इट इज ई नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सिंपल सा डेरिवेशन है इसका एक तरीके से। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है यहां जो मैक्सवेल ने पता किया, वो ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी के साथ फैराडे ने डिराइव किया था, फैराडे ने पता किया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने EMI वाले चैप्टर में बात की, अगर याद हो आपको, देयर इज द चैप्टर ऑफ EMI। तो EMI के चैप्टर में हमने इस बारे में बात की है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और यहां पर जो हमें दिख रहा है, जो मैक्सवेल ने पता किया, एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन को देख के, तो उन्होंने क्या पता किया? तो मैक्सवेल ने पता किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे ने पता किया था पहले ही एक्सपेरिमेंट से कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर याद हो आपको, जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर ये बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये हमने डिराइव भी किया है EMI में कि अगर ये बी कांस्टेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बी समय के साथ चेंज करेगा तो यहां इस तरीके से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने लगती है। इस तरीके से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर याद हो आपको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसेप्ट किया था वहां। तो मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर से EM वेव्स का कंसेप्ट एक तरीके से डेवलप हुआ है। तो फिर और ज्यादा थियरी है, लेकिन वो थियरी आपके कोर्स में नहीं है। इन दोनों को देख के मैक्सवेल ने ये इक्वेशन निकाली कि अगर समय के साथ कहीं पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लगेगी, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर एनर्जी एक जगह रुक नहीं सकती, इट कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, इट मस्ट फ्लो, उसको फ्लो होना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रही है तो फिर एनर्जी रुक नहीं सकती, एनर्जी मस्ट फ्लो। ऐसा क्यों होना चाहिए वो थोड़ा सा अभी आपके कोर्स से बाहर का लेवल है, तो इसलिए उस थियरी पर जा नहीं रहे हम, लेकिन अभी आप इसको फैक्ट की तरह समझ लेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है समय के साथ या मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है समय के साथ, देन एनर्जी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, इट मस्ट ट्रेवल। तो तब हम उसको बोलते हैं EM वेव्स। तो EM वेव्स पैदा कैसे होती हैं? ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से EM वेव्स पैदा होती हैं। नाउ EM वेव्स अगर ट्रेवल कर रही हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ ये फॉर्मूला मैं लिखते जा रहा हूं, जो हम ड्राइव करते जा रहे हैं, ये है इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, जिसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी बोला जाता है। एंड ID डिस्प्लेसमेंट करंट इज E नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ EM वेव्स का
ट्रैवलिंग कैसे होता है जरा वो समझेंगे। ईएम वेव्स ऑब्वियसली वेव्स कैरी एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैरी करती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कैसे ट्रैवल करती है वो समझने के लिए एक डायग्राम मैं दिखाना चाहता हूं आपको। हाँ, ये वाला डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम बताता है हमको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो यहां देखेंगे जो ब्लू में दिखा रखी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड में दिखा रखी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रही है और साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ चेंज कर रही है, और एनर्जी ट्रैवल कर रही है। ये देखेंगे तो ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है। तो अगर ये ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है तब वेव प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का वेक्टर, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी परपेंडिकुलर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप निकल के आता है कि सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप, ई कैप क्रॉस बी कैप। ये याद रखना है बेटा। इसका फिर से प्रूफ बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप ध्यान रखनी है। यहां पर देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ को है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी मोमेंट पे आप देखें तो ई क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, ई क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव एक्स में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM waves या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एट एनी गिवन मोमेंट, और समय के साथ चेंज होते जा रहा है। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इट इज चेंजिंग विद टाइम, साइनसोइडली या कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोपोगेटिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स है तब मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्स है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमम हो रहे हैं। अगर देखेंगे ध्यान से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, उसी मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पीक पे है तब मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव पीक पे है। अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस इज जीरो, मतलब दोनों पीक भी साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं और दोनों मीन पोजीशन पे भी साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे Ex इज इक्वल टू ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी एंड Bx इज इक्वल टू बी नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, by सॉरी। तो ये इक्वेशन मैंने एक मतलब एक कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EM वेव्स की कोई जनरल इक्वेशन लिखी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, E नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, kz माइनस ओमेगा टी ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर याद हो आपको वेव्स में हमने पढ़ा था कि ये z का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट अपोजिट साइन का है अगर, तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा, तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो by लिखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, और ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज जीरो। मतलब ये देखेंगे अगर तो एग्जैक्टली सेम है फेज, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पीक पहुंचेगी तब मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पहुंचेगी, और दोनों अगर आप देखेंगे इक्वेशन मतलब साइन के अंदर एग्जैक्टली सेम फंक्शन है। बाहर मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और दिस इज पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये अगर देखेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव जेड डायरेक्शन में, और ये रिलेशनशिप ध्यान में रखेंगे, ई कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। हाँ, तो ये जो फॉर्मूले हमने सीखे इसको और मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो सीखा अभी हमने कि सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप, और दूसरी चीज कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, या एक तरीके से डेल्टा फाई बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ये इसी बात को बोलने का तरीका है। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं जैसे ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड ई बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये प्रोपोगेशन इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, दोनों एक्चुअली एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दो पार्ट हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो ज्यादा इंट्रैक्शन होता है वो इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मटेरियल के साथ, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं, या मतलब उनका मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है। तो नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट, ई नॉट और बी नॉट को रिलेट करते हुए रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जरा समझेंगे, इसका प्रूफ नहीं है फिर से आपके कोर्स में। वो रिलेशनशिप है स्पीड ऑफ लाइट इज ई नॉट अपॉन बी नॉट, स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट इज ये प्रोपोगेशन की जो स्पीड है एक तरीके से, इट इज ई नॉट अपॉन बी नॉट, वो ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर आती है। एंड दूसरी चीज यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट, वेर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी एंड ई नॉट इज परमिटिविटी। म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड होता है और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के ये दोनों फॉर्मूलों का प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रूफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी हमें, इसलिए प्रूफ नहीं करा रहा हूं। आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर बाद में कभी कराया जा सकता है। तो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1 अपॉन रूट म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें तो वो 1 अपॉन रूट म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। तो यहां से हो जाएगा Vm इज 1 अपॉन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट विच विल बी इक्वल टू सी। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाएगी वो आ जाएगी C अपॉन Vm is equal to root of mu r epsilon r. C upon Vm is root of mu r epsilon r. C upon Vm अगर याद हो आपको तो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, this is refractive index of a medium. Speed of light in vacuum upon speed of light in medium. It is refractive index of the medium. Now तो mu की वैल्यू आ गई root mu r relative permeability इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ यूजुअली म्यू आर जो होता है बहुत सारे मटेरियल का वो करीब करीब 1 होता है। जैसे बहुत सारे मटेरियल पैरामैग्नेटिक होते हैं तो उनका म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर इज 1 प्लस काई, अगर याद हो आपको 1 प्लस काई होता है, काई इज ससेप्टिबिलिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ज्यादातर मटेरियल का। तो अगर म्यू आर 1 है तो म्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली रूट एप्सिलॉन आर। नाउ एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर याद हो आपको ये हमने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कैपेसिटर में, एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से रिलेशनशिप आ जाएगी म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट के। अगर मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है तो, नॉन मैग्नेटिक है अगर मटेरियल तो म्यू इज इक्वल टू रूट के, वेर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी, और ये आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी थी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकल रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट के। तो ये देखेंगे, ये सिंपल सा एक डेरिवेशन है, ये मैं इसको मिटा रहा हूं, केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं कि म्यू इज इक्वल टू रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट के। तो ये ध्यान में रखेंगे, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर, ज़्यादा चांसेस नहीं है। नाउ अगली बात करेंगे, अगली बात है एनर्जी के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली वेव्स हैं, तो वेव्स दे कैरी एनर्जी। तो कितनी एनर्जी ये कैरी करते हैं, ज़रा उस बारे में बात करेंगे। तो यहां पर एक रिलेशनशिप है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर आपको याद हो, जैसे कैपेसिटर इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इंडक्टर इट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, तो उन दोनों की मदद से आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो निकल के आती है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी of magnetic field that comes out to be b square upon 2 mu naught। ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये निकालने के लिए आप इमेजिन करिए कैपेसिटर प्लेट्स। तो कैपेसिटर प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, मतलब ये गैप बहुत कम है, तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हो जाती है क्यू स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये टोटल एनर्जी हो जाती है। तो क्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू में रिलेशनशिप होता है, ये एनर्जी हो गई, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू में रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह लिख सकते हैं ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, सी की जगह लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज इक्वल टू एनर्जी, इतनी एनर्जी। तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक ए कैंसिल हुआ, एक ई नॉट कैंसिल हुआ, एरिया इंटू डी जो आ जाएगा वो वॉल्यूम आ जाएगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे हाफ ई नॉट ई स्क्वायर दैट इज कमिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये याद रखना है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसके लिए आप इमेजिन करिए इंडक्टर। तो इंडक्टर अगर याद हो आपको, इंडक्टर में अगर करंट बह रहा है आई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी स्टोर्ड होती है एक तरीके से वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, अगर याद हो, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है इसके अंदर, ये हमने डिराइव किया है इंडक्टर में। नाउ यहां पर हम बी के साथ रिलेट करना चाहते हैं इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसके अंदर म्यू नॉट एन आई होती है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है कि उसका रेडियस या डायमीटर बहुत छोटा है लेंथ के मुकाबले। तो यहां और एल की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, अगर याद हो ये एल की वैल्यू होती है। तो हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, दैट विल कम इक्वल टू एनर्जी। तो यहां से देखेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक म्यू नॉट कैंसिल होगा, वॉल्यूम को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, दैट इज कमिंग इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कमिंग इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब वही एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये मैंने आपको सिंपल सा प्रूफ दिखाया कि आप एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट वैलिड ओनली इन दिस केस, बट इट इज वैलिड फॉर एनी जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है एनर्जी डेंसिटी का। नाउ यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकालेंगे हम, और ये कभी कभी यूजफुल होती है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, अगर याद हो आपको, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इंटेंसिटी का मतलब होता है। मतलब इमेजिन करिए फॉर एग्जांपल एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है, यहाँ एनर्जी फ्लो कर रही है, कोई भी एनर्जी फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी इस एरिया को क्रॉस कर गई। तो अगर जो एनर्जी की प्रोपोगेशन है अगर उसकी स्पीड c है, तो c मीटर पर सेकंड से अगर ये एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, तो यहां पर जो एनर्जी एंटर कर रही है तो एक सेकंड में ये c मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, c मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो एक सेकंड में जो क्रॉसिंग एनर्जी होती है दैट इज पावर। तो पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी एनर्जी
per unit time, energy crossing per unit time, that is power, and power upon area is intensity. तो यहां पर अगर देखेंगे तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस की है, P के बराबर एनर्जी क्रॉस की है, एंड पावर कैन बी रिटन एज इंटेंसिटी इनटू एरिया. ठीक हो गया. नाउ दूसरी बात है एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो 1 सेकंड में जो एनर्जी इसको क्रॉस की है उसने इतनी वॉल्यूम एक्वायर कर ली है. कितनी वॉल्यूम एक्वायर कर ली है, C इंटू ए, इतनी वॉल्यूम एक्वायर कर ली है. तो एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगी, इट विल बी एनर्जी डेंसिटी, इट विल बी टोटल एनर्जी क्रॉसिंग इट इन 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू P, पावर के बराबर है, अपॉन C इंटू ए, अपॉन टोटल वॉल्यूम इन विच दैट एनर्जी. तो इतनी वॉल्यूम में वो एनर्जी एक तरीके से है. तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी. तो यहां से देखेंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई पावर अपॉन एरिया, और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई पावर अपॉन स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन इनटू एरिया. पावर अपॉन एरिया की जगह आई रख सकते हैं हम, तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू आई बाई सी. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी कैन बी रिटन इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये भी एक रिलेशनशिप है जो कि आपको ध्यान में रखनी है. तो ये फॉर्मूले भी लिखें, जरा यहाँ पर नोट करें इसी के साथ जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं. तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is b square upon 2 mu naught. एंड इंटेंसिटी, तीसरी चीज यहां जो इंपॉर्टेंट है वो इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी. देखेंगे सिंपल सा डेरिवेशन है इसका. हमने इमेजिन किया कि P पावर एंटर कर रही थी इस एरिया को, तो 1 सेकंड में P एनर्जी एंटर कर जाएगी. तो 1 सेकंड में अगर स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन C मीटर पर सेकंड है तो C लेंथ कवर कर लेगा, तो इतनी वॉल्यूम कवर कर लेगा 1 सेकंड में. तो वो हम यहां पर से देख सकते हैं. ठीक है. नाउ यहां पर अगर देखेंगे अगली इंपॉर्टेंट बात वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितनी एनर्जी होती है. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्वियसली इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी. तो टोटल एनर्जी जो एक तरीके से एनर्जी डेंसिटी, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके से, वो कितनी होती है. तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. नाउ ये है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. अब ये हम प्रूव कर सकते हैं इजीली कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ये हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं. वो एक्चुअली यहां पर से अगर आप B की जगह E नॉट अपॉन सी डालेंगे तो ये B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट देखेंगे अगर, तो B स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं E स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 म्यू नॉट, और C की जगह आप डाल सकते हैं, C की जगह डाल सकते हैं 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट. तो C स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट ई नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम है, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू और B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट की वैल्यू सेम है. तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड आर सेम. तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव्स अगर देखें तो इट कैन बी रिटन इक्वल टू E नॉट इंटू ई स्क्वायर. तो ये हो जाएगी E नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो E नॉट इंटू ई स्क्वायर. नाउ ये E जो है ये किसी जनरल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर साइनोसोइडल EM वेव होगी, साइनोसोइडल EM वेव होगी, मतलब E इज इक्वल टू E नॉट साइन, जैसे EX इज इक्वल टू E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी टाइप का फॉर्मूला होगा. तो उस केस में जो ERMS होती है, ERMS जो होती है इट इज पीक वैल्यू अपॉन रूट 2. अगर याद हो आपको ERMS इज पीक वैल्यू अपॉन रूट 2. नाउ यहां पर ये जो E है ये किसी जनरल टाइम पे है. अगर एक साइकिल में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी का अगर एवरेज निकालना होगा हमें तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस करना पड़ेगा. मतलब जो एनर्जी डेंसिटी
गिवन मोमेंट पे है, गिवन मोमेंट पे जो एनर्जी डेंसिटी है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक तरीके से टाइम के साथ, और टाइम से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आएगा ये एक तरीके से ये ई स्क्वायर जो वैल्यू आएगी, मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू मतलब वो आएगी, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2। ई नॉट इज पीक वैल्यू, देयर इज डिफरेंस बिटवीन E is electric field at any general time and E naught is electric field, peak electric field। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो एनर्जी डेंसिटी, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, इट विल बी E naught इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ जब ई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी करेंगे तो वो ई आर एम एस निकल के आएगा, तो ई आर एम एस का स्क्वायर निकल के आएगा एक तरीके से, विच विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो मतलब दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ध्यान से समझेंगे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई नॉट। ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरीके से ई इज आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर साइनसोइडल वेव है तो आर एम एस वैल्यू इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो क्योंकि स्क्वायर है तो वो 2 आ जाएगा बाहर। तो total energy density of electromagnetic waves, it will be half epsilon naught E naught square, where E naught is the peak value of electric field। तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन हो जाएगा वो हमने पढ़ा था, इट इज एनर्जी डेंसिटी इंटू C। तो इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी, total energy density of EM waves that will be equal to either E naught into E square, E RMS square, या फिर half epsilon naught E naught square, दोनों एक ही बात है। And intensity of EM waves that will be equal to half epsilon naught E naught square into C into speed of light। तो these are the formula जो हमें याद रखने हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूले इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूले एक बार प्लीज़ ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर मतलब करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं इसमें, कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।